गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है सभी का। आ जाओ। देखो, कूलॉम्स लॉ हो गया, हम लोगों का फ्लक्स वाला चैप्टर हो गया। अभिनव दीक्षित, गुड इवनिंग डियर। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक वाइज जल्दी से आ जाओ सारे लोग। अभिनव, तुमने पुराने वाले सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए? पुराने वाले सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए तुमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ जाओ जल्दी से सारे लोग। कुछ बचा है? क्या बचा है? देखो, जो भी लेक्चर होते चले जाएं सारे साथ साथ में निपटाते चले जाओ, नहीं तो वो बाद में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, फिर होती है बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ कि हमने आज के तारीख है 9, 10, 11 तारीख को मैंने यूट्यूब पे इवेंट लगाया है। तुम्हारे जो पुराने जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चंस अब हम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर। तो सीरीज हर तीसरे दिन आपको क्वेश्चंस का एक डिस्कशन जरूर मिलेगा यूट्यूब पे दिन में, ठीक है? तो वो जरूर देख लीजिएगा, वो ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। थोड़ा बहुत अंदाजा होगा आप लोगों को 10th क्लास का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि हमने तो नहीं मगर कहीं भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चीज हम लोग जानते हैं कि कोई बड़ा सा जो चार्ज होता है तुम्हारा, बड़ा सा चार्ज, लाइट कम है यार, हाँ। तो बड़े से चार्ज के पास में अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, बड़े से चार्ज के पास में अगर हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो वो उसे रिपेल करने लगता है। बड़े से पॉजिटिव चार्ज के पास अगर कोई छोटा सा चार्ज अगर हम रख दें तो वो उसे रिपेल करने लगता है। उसकी प्रॉपर्टी है उसको रिपेल करना, टेस्ट चार्ज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है ऐसे करके, मान लेते हैं ये कोई भी एक बड़ा सा चार्ज है, कोई सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर रखा है, ठीक है, और हमने कह दिया कि ये एक बहुत ही बड़ा सा चार्ज है, फॉर एग्जांपल ऐसे करके, ठीक, इस तरीके से। और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऐसे करके बहुत दूर पर यहाँ पर एक चार्ज हमने रख दिया ऐसे करके। ये चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q0, मतलब टेस्ट चार्ज मान लीजिए इसको ऐसे करके, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस है, R टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक। अगर R की डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट है मतलब अनंत दूरी पर रखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो इस वाले बड़े से चार्ज के कारण उस छोटे से चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? उसका रीजन है क्योंकि हम लोग जानते हैं F इजिकल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर R की वैल्यू आप अगर इनफाइनाइट कर दोगे, तो फोर्स की वैल्यू तुरंत घट के कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
इसी वजह से हम जानते हैं कि बड़े से चार्ज के कारण किसी भी छोटे से पॉइंट चार्ज पर, जो कि एक डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उसके कारण वहाँ पर लगने वाला जो तुम्हारा फोर्स है, उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू तुम्हारी 0 है। तो ऐसा हमेशा मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना, ऐसे करके। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम तुमसे ये कहें कि इस छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे को पकड़ करके अगर हम ऐसे करके बड़े से चार्ज की तरफ लाएं, अगर हम बड़े से चार्ज की ओर अगर हम लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला चार्ज उसे रिपेल करना शुरू कर देगा, उसे प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा। मगर हम उसे ज़बरदस्ती यहाँ घसीट के लाएंगे, है कि नहीं, ऐसे करके घसीट के लाएंगे, ऐसे करके जल्दी से आओ, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, ज़बरदस्ती। जैसे किसी बच्चे को स्कूल जब भेजा जाता है तो वो रोता है, उसे धकेल धकेल के माँ बाप ले जाते हैं, तुम्हें भी लगे होंगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम तुमसे ये कहें कि इस पर ऐसे करके एक फोर्स लगाया जाता है, ऐसे करके, ठीक है ना, और ये जो फोर्स होता है, ये वाले फोर्स की वैल्यू जो होती है ना, ये इतना होता है कि कांस्टेंट स्पीड से ये इधर मूव कर सके। अच्छा, मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, इधर लगने वाला जो फोर्स है तुम्हारा ऐसे करके, वो तो तुम्हारा लगभग 0 है। मगर हम तुमसे कहें कि इसको इधर की ओर फोर्स लगा करके धीरे धीरे इस तरह ऐसे 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 लाया जाता है, तो इस तरफ जब इसे लाया जाता है एक कांस्टेंट स्पीड से इसको इस तरफ लाया जाता है। कांस्टेंट स्पीड से इसको इस तरफ इसलिए लाया जाता है क्योंकि अगर आप अगर ज़्यादा तेज स्पीड से अगर आप लाते हैं, सपोज दैट अगर आप ज़्यादा तेज स्पीड से लाते हैं तो एक समस्या है, और वो समस्या क्या है कि ज़्यादा तेज स्पीड से लाने पर क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हमको प्रोड्यूस नहीं करना है, हमको इसे धीरे धीरे लाना है, धीरे धीरे, क्योंकि अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, अगर इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब बढ़ाई जा रही है काइनेटिक एनर्जी। कौन बढ़ा रहा है, हम बढ़ा रहे हैं, जो कि हमें नहीं बढ़ानी है। हमारा टारगेट है कि इस वाले चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क कितना करना पड़ता है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है तुम्हारा, इस पॉइंट तक लाने में वर्क कितना करना पड़ता है, हमको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं कि जो ये तुम्हारा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P1, ठीक है ना, इस पॉइंट का नाम है तुम्हारा P1, ऐसे करके, ठीक, इस पॉइंट का नाम तुम्हारा P1 है ऐसे करके। और दूसरा, यहाँ से थोड़ी सी आगे डिस्टेंस पर मान लेते हैं कोई तुम्हारा पॉइंट है, सपोज दैट P2, ऐसे करके P2, ठीक है ना, ऐसे करके। तो पहले हम P1 तक इसको लाने में देखेंगे कि कितना वर्क करना पड़ा, फिर बाद में देखेंगे कि P2 तक कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला था इसको थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं, क्योंकि इससे अभी हमने आपको बताया था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए किसी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है किसी बड़े चार्ज के कारण वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम लोग इसको इस तरफ ला रहे होते हैं तो ये धीरे धीरे जब हम इसे ला रहे होते हैं तो धीरे धीरे लाने पर क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से लाने पर, कांस्टेंट स्पीड से हम लोग इसको लाते हैं, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना। और कांस्टेंट स्पीड जो होगी ना वो बहुत ही कम होगी, इतनी कम होगी, इतनी छोटी होगी कि लगभग उसकी स्पीड की वैल्यू 0 होगी, ठीक। बट 0 एग्जैक्टली 0 नहीं होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगी बट 0 के लगभग बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके अगर हम एक निशान लगा दें ऐसे करके कि वेलोसिटी इतनी छोटी है, वेलोसिटी यहाँ पर इतनी कम है कि लगभग उसकी वैल्यू 0 की ओर टेंड हो रही है। 0 की ओर टेंड होने से क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो हमको सिर्फ इसके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क हमें करना पड़ेगा, हमें वो कैलकुलेट करना है, ना कि हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी में, कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है, नहीं, वो नहीं। तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से इसको घसीट के लाते हैं, मान लीजिए कि अगर हम इसे यहाँ से ऐसे करके घसीट के लाते हैं, सपोज दैट,
ठीक है मनीष, गुड इवनिंग। मान लीजिए अगर हम इस चार्ज को ऐसे करके घसीट के इस तरफ ले जाते हैं तो हमारे शरीर से दो तरीके की एनर्जी खत्म होगी, मतलब एनर्जी तो खत्म होगी हमारे शरीर से। अगर हम इसको बहुत तेजी से ले जाते हैं इस तरफ तो हमारे शरीर से निकली हुई एनर्जी दो भागों में खर्च हो रही होगी। कौन कौन से? नंबर 1, एक तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो रही होगी रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो हम लोग वर्क कर रहे होंगे, वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना, वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स। कौन से वाले चार्ज के कारण? इस वाले चार्ज के कारण, अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना। और दूसरी जो एनर्जी हमारी, जो मतलब दूसरा हिस्सा जो हमारी एनर्जी का खत्म होगा वो होगा इन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, इन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ से जब इसको लेके जिधर चलते हैं, ठीक है ना, तो दो हमारी एनर्जी दो भागों में खर्च होती है। नंबर 1, एक तो वर्क डन अगेंस्ट दिस रिपल्सन फोर्स, और दूसरा है उस पार्टिकल की, उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो हमें सिर्फ वो चाहिए जो इसके इफेक्ट के कारण वर्क डन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमको सिर्फ रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वाला ही वर्क डन चाहिए। तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वाला वर्क डन चाहिए, इसका मतलब हमको काइनेटिक एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? 0। काइनेटिक एनर्जी 0 तब होगी जब तुम्हारी स्पीड कितनी होगी? 0 हो जाएगी। तो स्पीड 0 कब होगी? जब लगभग 0 तो एग्जैक्टली हम कर नहीं सकते, तो बहुत स्लो स्पीड से उसको लाएं हम। तो जब हम उसको बहुत स्लो स्पीड से लाएंगे तो उसकी इंक्रीजिंग, मतलब तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज होगा वो तुम्हारा 0 होगा। तब हमारे शरीर से जो एनर्जी खर्च होगी इसको इधर लाने में, वो सिर्फ एक हिस्से में खर्च होगी। कौन से हिस्से में? सिर्फ और सिर्फ इस वाले रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में, उसको यहाँ खींच के लाने में। इसी वजह से ये चार्ज को हमेशा बहुत ही स्लोली लाया जाता है। आपकी किताब में ये चीज़ लिखी होती है, आप रेफरेंस बुक कभी पढ़िएगा तो उसमें लिखा होता है कि किसी टेस्ट चार्ज Q को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट तक लाने में, ठीक है ना, को ये इस चार्ज के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट का? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। कभी ये नहीं कहेगा कि उसको बहुत तेज से लाने पे, तेज लाने में और स्लोली लाने में अंतर है। तेज लाओगे तो तुम्हारी एनर्जी दो भागों में खर्च होगी, एक तो इसके रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में और दूसरा तुम्हारा उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। हमको चाहिए सिर्फ रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट किए गए वर्क की वैल्यू। तो वो वैल्यू जो होती है ना, वही वैल्यू यूज करी जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखना, IIT और नीट के पेपर में कॉन्सेप्ट बनाती है ये चीज़, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वेरी स्लोली लाया जाता है इसको। ये मैं यहाँ पर अभी ये चीज़ मेंशन भी कर दूंगा कि दिस चार्ज इज कैरीड वेरी स्लोली, ठीक है ना, दिस चार्ज इज कैरीड वेरी स्लोली। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोग क्लियर, मतलब समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना होगा वो हम लोग एक तरीके से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे छोटी सी डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल करता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लगने वाला, मान लीजिए ये इस तरीके से जो फोर्स की वैल्यू होती है, वो तुम्हारी इसकी इधर वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? ये वाली जो फोर्स की वैल्यू होती है वो तुम्हारी इतनी होती है। फोर्स की वैल्यू ये होती है तुम्हारा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R², ठीक। ये तुम्हारी फोर्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके अगेंस्ट जब हम अगर इधर लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग एक काम करेंगे ऐसे करके, हम लोग एक काम करेंगे कि छोटे छोटे हिस्से में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे छोटे छोटे हिस्से हम लोग कर लेते हैं। पहले इतनी छोटी सी डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, मान लेते हैं पहले इतनी छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ये जो डिस्टेंस है तुम्हारी, डिस्टेंस नहीं बल्कि ये डिस्प्लेसमेंट है, और इस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी dr।
मान लेते हैं डी आर, ठीक। इंटीग्रेशन तो करना आप लोग जानते ही होंगे, तो डी आर डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा। तो अगर हम लोग वर्क डन की वैल्यू निकालें यहां से लेकर के यहां तक, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मान लेते हैं जैसे सपोज दैट यहां से लेकर के और वहां तक की जो तुम्हारी वैल्यू है, ओहो, यहां से लेकर के ऐसे करके, यहां से लेकर के और यहां तक की जो तुम्हारी वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है, इनफाइनाइट। वो तुम्हारी वैल्यू है आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। हाँ, वो तुम्हारी वैल्यू है आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यहां से अगर हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू जीरो, और ये है तुम्हारा आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक। और मान लेते हैं कि जो P1 पॉइंट है, P1 की जो डिस्टेंस है यहां से, वो तुम्हारी मान लेते हैं R की वैल्यू है R1, सपोज दैट मान लेते हैं R की वैल्यू है R1, यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो है तुम्हारी R1, ठीक। और जो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है, वो तुम्हारी है मान लीजिए ऐसे करके R2, ठीक है ना। हाँ, वो तुम्हारी वैल्यू है, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी R इज इक्वल टू R2। इस तरीके से ये मैं इसलिए ऐसे करके बना रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें बनी रहें, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ साफ दिखें, ठीक, इस तरीके से। तो ऐसे करके देखिएगा जरा ध्यान से, यूं करके, अरे ठीक, इस तरीके से ऐसे करके यूं करके, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यूं करके ऐसे करके ये है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू R2 है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी यहां से क्लियर हो जाती है। अच्छा चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख लिया R1 की R1 वैल्यू। अब हम लोगों को शुरुआत में यहां से इनफाइनाइट वाले पॉइंट से लेकर के R1 डिस्टेंस तक लाना है। R1 डिस्टेंस मतलब वो वाला पॉइंट जो कि बड़े वाले चार्ज से R1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट से लेकर के R इज इक्वल टू R1 तक हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां से छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी तुम्हारा कितना होगा, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको यहां पर ऐसे करके लिख देता हूं, 1 मिनट। चलिए तो इसको ऐसे करके यहाँ पर लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अभी आप लोग लिखना मत, मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dr, इसके लिए जो वर्क होगा वो भी तुम्हारा स्मॉल हो जाएगा w, ठीक। तो हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, वर्क डन दिस इज होता है तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है dr, ये बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, फोर्स तुम्हारा उधर है, वर्क डन इधर हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन लगा देते हैं पहले, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक नेगेटिव वर्क इस तरीके से कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके वैल्यू कर देंगे, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू तुम्हारी लिख देंगे, कितनी, फोर्स की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैंने ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैंने ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर ऐसे करके जो लिख दी है यूं करके, अब मेरी बात समझिएगा जरा। तो ये तुम्हारा हो गया फोर्स, और साथ में हमने लिख दिया यहाँ पर dr, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर ये तुम्हारा dw है, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे करके, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे करके, यूं करके, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 0 से लेकर के w तक, मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है वो तुम्हारा w हुआ है, w, ठीक। और यहाँ पर जो तुम्हारा वर्क है वो तुम्हारा r इज इक्वल टू इनफाइनाइट से लेकर के r इज इक्वल टू R1 तक हमने वो कर दिया,
ऐसे करके। ठीक, अब हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देते हैं, तो अब देखते हैं जरा कि आंसर क्या आता है। हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो r है ये वाला आर स्क्वायर, इसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करा जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह बिहेव किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब हम लोग कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऐसे करके। ठीक है, हाँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन r की पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा r की पावर -2, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, dr, और यहाँ पर माइनस साइन और लगा दो पहले से। ठीक है, माइनस साइन, ये क्योंकि ये वाला माइनस वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे करके, अब हम लोग क्या करते हैं ऐसे करके, मेरी बात समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं W दैट दिस इज इक्वल टू, और ये तुम्हारा -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, दूसरी चीज, ये तुम्हारा r की पावर -2 है, तो इसका जो होता है ना, तो ये होता है तुम्हारा -1, r की पावर -2 अपॉन -1, ऐसे करके, r की पावर -2 अपॉन, और ये तुम्हारा हो जाता है r की पावर -2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -1। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं अपनी, क्या, r = इनफाइनाइट से लेकर के r = R1 तक। ठीक, तो इनफाइनाइट से लेकर के और R1 तक हम लोग लिमिट लगा देते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर ये वाला जो माइनस है ये इसको प्लस कर देगा, तो तुम्हारा ये चीज हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, और ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, 1 अपॉन R। तो ये तुम्हारा फार्मूला आ जाता है वर्क डन का। ठीक, अच्छा, ये तुम्हारा वर्क डन का फार्मूला आ जाता है। एक सेकंड, इसमें एक मिस्टेक है छोटी सी, हमने वो नहीं लिखा यहाँ पर Q, यहाँ पर जो है ना -q × Q होगा, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, हो एक सेकंड, 2 Q होते हैं ना यहाँ, तो बड़ा Q और तुम्हारा छोटा Q। ठीक, इस तरीके से, तो तुम्हारा बड़ा Q और छोटा Q, ऐसे करके, बड़ा Q और छोटा Q, फोर्स के फार्मूले में 2 Q होते हैं ना, ऐसे करके। तो ये तुम्हारा आ जाता है वर्क डन का फार्मूला। ठीक है ना, और जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है V = W अपॉन Q। उसको हम लोग बोलते हैं कि किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P1 पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू है Q0। ठीक है ना, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू है Q0। तो Q0 को लाने में किया गया वर्क इतना आ गया। हमको करना है Q = Q0 = 1 के लिए, तो हम लिखेंगे कि ये तो Q0 को लाने में किया गया वर्क है। अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़े किसके लिए, Q0 = 1 के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं V = वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q0 फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P1। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q0 फ्रॉम इनफाइनाइट टू P1। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हारा ये तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ से लेकर के ऐसे करके ये तुम्हारी लाइन हो गई। ठीक है ना, ये तुम्हारी ऐसे करके लाइन हो गई। अब आप समझिएगा जरा, ऐसे करके यूं करके। ठीक है, ये तुम्हारा वर्क डन का वो हो गया, मतलब ये तुम्हारा वर्क डन का
फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो W ये हो जाएगी चार्ज Q नॉट। तो कितने कूलम चार्ज को लाए थे, इतने कूलम को लाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये चीज हो जाएगी, जो तुम्हारा V है पोटेंशियल है, तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे V विल बी इक्वल टू तो वर्क डन तुम्हारा कितना आया है, वर्क डन तुम्हारा आया है Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक, ये आया है वर्क डन। अच्छा, और जो तुम्हारा Q नॉट की वैल्यू है वो है तुम्हारी Q नॉट इधर ऐसे करके, ये तुम्हारा यहाँ पर ये आ गया। तो तुम्हारा जो पोटेंशियल आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तुम्हारी इस वाली वैल्यू से कट जाएगी ऐसे करके। तो यहाँ पर जो तुम्हारा पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है तुम्हारी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये वैल्यू तुम्हारी बनती है जाकर के ऐसे करके। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ये है तुम्हारी ऐसे करके, ठीक। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट रह रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके अब यहाँ पर एक चीज देखने लायक ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो उस पे आई है, मतलब, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे R इक्वल टू R1 है ना, R1, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये वाली लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू तुम्हारी R1 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो R1 आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर भी ऐसे करके लिख देते हैं तो ये R1 आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम किसी जनरल पॉइंट पर R डिस्टेंस पर निकालते हैं, किसी जनरल पॉइंट पर R डिस्टेंस पर निकालते हैं, कहने का मतलब अगर हम इस पॉइंट यहाँ तक की डिस्टेंस अगर R होती है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर R होती तो तुम्हारा इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाता, V इज इक्वल टू इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर ये चीज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे करके ये चीज़ जनरली यहाँ पर ऐसा करके लिखी नहीं है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर जनरल पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, जनरल पॉइंट के लिए, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ R लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लिमिट लगा देंगे R के लिए ऐसे करके, ठीक है। अगर किसी जनरल पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स इसलिए लिए थे ताकि मैं 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकूं, ठीक है। चलिए तो ये तुम्हारा R डिस्टेंस पर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके तो ऐसे करके ये हो गया पॉइंट P, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, चलिए, या P1 कुछ भी लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल एट R डिस्टेंस फ्रॉम Q चार्ज। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल this is the value of electric potential at R distance from Q charge। ठीक, यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड करता है। इस वाली वैल्यू को देखिए जरा, R को देखिए, आप R को अगर देखते हैं जरा ध्यान से, ठीक है ना, अगर आप R को अगर आप जरा ध्यान से देखते हैं ऐसे करके, अगर आप R को देखते हैं ऐसे करके, यूं करके, ठीक है ना, ऐसे करके, तो यूं करके अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो तुम्हारी R पे ऐसे करके डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो हियर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हियर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल here the value of electric potential V, here the value of electric potential V varies with R,
ठीक, तो कैसे वेरी करती है इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिएगा, इसका ग्राफ तुम्हारा ऐसे करके बनता है, यूं करके, यूं और ये यूं करके, ठीक है ना। तो यूं करके ऐसे करके बन जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, कैसे ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे करके ग्राफ बनेगा। चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये ऐसे करके बन जाएगा इसका ग्राफ, यूं करके, ठीक है ना, यूं करके। तो ये तुम्हारा हो जाएगा v, ठीक, और ये तुम्हारा हो जाएगा r, ठीक, ऐसे करके बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, ये ऐसे करके। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसमें किसी को कोई डाउट रह रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिए। अभिनव और मनीष, बताओ मुझे कि यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं रह रहा आप में से किसी को? ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ निकाल दी। जैसे अब चूंकि यहाँ पर जो P1 पॉइंट है, या इस तरीके से हम लोग एक काम कर लेते हैं कि एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पॉइंट तुम्हारा मान लेते हैं P है, ठीक है ना, P पॉइंट तक। और P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी R, ठीक है, P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी R। तो R बराबर 0 से लेकर के R बराबर R तक हमने यहाँ पर आंसर यहाँ पर निकाला है, मान लेते हैं P पॉइंट पर। P पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाला है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये निकाल दिया, ठीक, ये है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू चार्ज, ठीक। तो ये हो गया। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस चार्ज को अगर हम P1 पॉइंट तक लाए होते तो R की जगह पर क्या लिखेंगे, R1। और अगर हम इसी चार्ज को अगर हम P2 पॉइंट तक लाए होते तो R की जगह क्या लिखते, R2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके करते हैं, देखिएगा, if the charge is carried, if test charge is carried if test charge Q naught is carried from infinite distance to point P1, then work done will be equal to then work done will be equal to then work done will be equal to W1, ठीक, and potential will be V1, ठीक। और V1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, वो तुम्हारी हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक। सिमिलरली अगर हम P2 तक की बात करें, सिमिलरली फॉर P2, for point P2, similarly for P2 electric potential will be similarly for electric potential will be V2 is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R2, ठीक, R2। तो ये चीज हो गई।
अब आप समझिए जरा, तो यहाँ पर ये तुम्हारे जो है इनकी वैल्यू हो गई V1 और हो, ये तुम्हारी जो इनकी वैल्यू हो गई V1 और V2, ये तुम्हारी ये हो गई ऐसे करके, ठीक है। अगर हम तुमसे ये कहें कि डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ P2 एंड P1, दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो देखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस between the potentials of P1 एंड P2, ठीक। तो पोटेंशियल्स का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा V2 माइनस V1, ठीक। तो V2 माइनस V1 दिस विल बी इक्वल टू, तो ये तुम्हारा हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे करके। इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा V, ठीक है ना, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा V। फिलहाल ये तुम्हारा दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको ऐसे करके, ऐसे करके। और ये तुम्हारा डेरिवेशन करने के लिए आता है ऐसे करके, ठीक है। चलो नोट करो मनीष, समझ में आया। तो इस तरीके से देखो, थोड़ा सा लंबा है मगर क्या है, कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इन द डायग्राम सोन अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, in the diagram shown a test charge has been placed at infinite distance from Q charge, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फोर्स ड्यू टू प्लस Q on Q naught is 0 at infinite। बाद में लिखता हूँ Q naught is carried very slowly, Q naught is carried very slowly from infinite to point P, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से आप लैंग्वेज लिखते हैं और उसके बाद आप इसको उतार लेते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है ना, ऐसे करके। चलिए नोट कर लीजिए ये चीज़। ये नोट कर लीजिए मनीष। हाँ, ये वाला जो फोर्स है इसकी वैल्यू तुम्हारी ऐसे करके आती है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, अभिनव आवाज आ रही है मेरी?
हम्म, नोट कर लिया अभिनव, नोट कर लिया? चलिए, तो आगे का ये नोट कर लो। किसी को मतलब सारी चीज ओके हो गई? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अभी जब कैपेसिटेंस में आएंगे तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, पूरी इलेक्ट्रो भर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलता है। पोटेंशियल ऐसी चीज है जो पूरी जिंदगी भर तुम्हारे रहेगा। ठीक है? जो दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग वोल्टेज कह देते हैं जनरली। नोट कर लो इसको फटाक से। और फिजिक्स बाई के रवि वाले यूट्यूब चैनल पर आप इवेंट देख लेना, सारे इवेंट को नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सारे इवेंट्स पे, ताकि जब वो शुरू हो अगर भूल भी जाओ तो कम से कम तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चंस सारे वहीं पर लगवाएंगे, और बहुत बढ़िया उनको अपने कॉपी में नोट भी करते जाना साथ में। ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज नोट हो गई। अब ये देखिएगा आगे ये वाला तुम्हारा। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए किसी भी पॉइंट पर अगर मल्टीपल चार्जेस के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें, सिंपली जोड़ा जा सकता है। ठीक है? नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है किसी पॉइंट पर, और पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अगर हम मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो वहां पर अलग अलग पोटेंशियल निकाल के सभी को एक साथ जोड़ देंगे डायरेक्टली, और हमारा आंसर आ जाता है। तो यहां पर मैं ये चीज लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर। ठीक है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। ओहो। हम्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is negative for negative charge
and positive for a positive charge। ठीक, तो ये चीज है, हम लोग ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस can be calculated can be calculated ठीक है, can be calculated by simply adding them। by simply adding them, ठीक है, adding them, adding net charge, adding electric potential due to individual charges, electric potentials due to individual चार्जेस। ठीक, तो ये चीज हो गई, नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सपोज दैट ये मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, ऐसे रुकिएगा, सिंपली ऐसे ही बना लेता हूँ कोई डायग्राम। मान लेते हैं कि जैसे एक पॉइंट तुम्हारा, एक चार्ज तुम्हारा यहाँ पर रखा, एक चार्ज तुम्हारा यहाँ पर रखा, एक चार्ज तुम्हारा यहाँ पर रखा, और यहाँ पर हमके पॉइंट P पर हम लोगों को निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, ऐसे करके, ऐसे करके, ये पॉइंट पर ऐसे करके हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये मान लेते हैं तुम्हारा Q1 है, ये तुम्हारा Q2 है, ये तुम्हारा Q3 है। ठीक है, ये तुम्हारा R1 है, और ये तुम्हारा R2 डिस्टेंस है, और ये तुम्हारी R3 है। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो तीनों चार्जेस के कारण, मान लेते हैं जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लस है, तो कैसे निकलेगा ये चीज समझिएगा मेरी बात को। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, VP इक्वल टू टोटल चार्ज। देख लो, अच्छा टोटल चार्ज तुम्हारा अलग अलग डिस्टेंसेस पर है, तो हम लोग यहाँ पर Q1 के कारण लिखेंगे, Q1 के कारण Q1 प्लस का Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस, और Q2 प्लस का Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस, और ये हो जाएगा माइनस Q3, और ये तुम्हारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। इस तरीके से तुम्हारा टोटल यहाँ पर पोटेंशियल निकलेगा। किसी भी चार्ज के कारण इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के और उसको टोटल ऐड कर दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मास होता है ना, सिंपली जोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा ये होगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभिनव
मनीष। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक काम करिएगा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। एक ये चार्ज है, मतलब ये तुम्हारा स्क्वायर है, इसकी साइड है ए, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर 2q है, ठीक है ना, और यहाँ पर -3q है, ठीक है। इसके सेंटर पे आप लोगों को निकालना है, इसके सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल, ठीक है ना। चलिए, और ये तुम्हारा मान लीजिए ट्रायंगल है ऐसे करके, ये मान लीजिए तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ए और इसका ए, और मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा +q है, यहाँ पर -q है, यहाँ पर -q/2 है, ठीक है ना। और इसके भी आप लोग सेंटर पे निकालेंगे VP, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि इस तरीके से एक सर्किल है ऐसे करके, ये सर्किल है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ऐसे करके इसके सरफेस पे हमने टोटल Q चार्ज है, ठीक है ना। इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं ऐसे करके A है, सपोज दैट इसकी रेडियस है, नहीं इसकी रेडियस मान लेते हैं ऐसे करके R है, सपोज दैट इसकी रेडियस R है। अब इस Q चार्ज पूरे पे फैला हुआ है, आपको निकालना है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक वो निकालनी है, क्या निकालनी है, हाँ पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, तुमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है, तुम्हें यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और तुम्हें यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये मान के चलिए ये जो है ना, ये तुम्हारा सिर्फ मेटल का सर्किल है, ठीक है ना। दिस इज अ मेटालिक सर्किल, मेटालिक सर्कुलर रिंग, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये है तुम्हारा स्क्वायर, ठीक। इनके सभी के सेंटर्स पे आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है, नेक्स्ट कल के जरूर लाना आप लोग, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।